हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने देश और दुनिया की बातों में लगे हुए हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ गुप्ता, प्रेजेंटिंग यू ए वीडियो अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गाइज, इस वीडियो में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, समझेंगे, सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करेंगे, डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे, क्या बोलता है, कौन सा आर्टिकल्स डील करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि आपको सुन के मजा आएगा और मेरे को लगता है एज एन इंडियन आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो गाइज, स्टे ट्यून टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू द चैनल सिद्धार्था। सो गाइज, इस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें एक टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है मेरे यूट्यूब चैनल पर ही, और वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करो और वहाँ से आप सीधा मेरा कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होती है इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंट का, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, कंडीशंस क्या क्या है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, कैसे उनको हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है बात करेंगे, किस टाइम पे हमें वैकेंसी फिल करनी है, ये सब के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, प्रेजेंटेड बाय सिद्धार्थ गुप्ता। तो चलिए गाइस, बात करते हैं। मैं आपको अभी फ़िलहाल ऐसे 13 इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट 14 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको जान के आपको हैरानी होगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट, हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने 1950 से 1962 तक एज ए प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभाला था, और वो हमारे देश के सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले पहले प्रेसिडेंट बने। तो गाइज, ये था पहला फैक्ट। अब दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे कम टाइम तक, जैसे कि अब हम बात कर लिए सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट रहने वाले, अब हम बात करते हैं सबसे कम टाइम तक हमारे हमारे भारत को एज ए प्रेसिडेंट सर्व करने वाले डॉक्टर जकीर हुसैन जी। उन्होंने साल 1967 में शपथ ग्रहण किया था, लेकिन इन द ईयर 1969 में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण वो हमारे देश के सबसे कम टाइम तक सर्व करने वाले प्रेसिडेंट बने, डॉक्टर जकीर हुसैन जी। अब बात करते हैं थर्ड फैक्ट के बारे में, जो है प्रतिभा देव सिंह पाटिल जी, जिन्होंने 2007 में शपथ ग्रहण किया था, और उन्होंने 2012 तक हमारे भारत का प्रेसिडेंट का सीट संभाला था, और वो हमारे भारत की सबसे पहली प्रेसिडेंट बनी, जो कि एक वुमेन प्रेसिडेंट थी। तो गाइस, सोचने वाली बात यह है, 2007 में भारत को पहली वुमेन प्रेसिडेंट मिली, और हम आज बात करते हैं इक्वल वुमेन रिप्रेजेंटेशन की, या हमने बात हम करनी चाहिए स्लो प्रोसेस दैट एग्जिस्ट इन द इक्वल वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए गाइस, इसके साथ हम हमारे फोर्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंट बात जानने वाली यह है कि ये भारत के ऐसे पहले प्रेसिडेंट बने जिन्होंने प्रेसिडेंट की सीट संभालने से पहले एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया था। तो गाइस, ये थी फैक्ट अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ फैक्ट के बारे में, जो है नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में। वो हमारे देश के सिक्स्थ प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने भारत की और वो हमारे भारत के सबसे ऐसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने। उन्होंने इन द एज ऑफ 64 भारत का एज ए प्रेसिडेंट का कार्यकाल संभाला था। अब बात करते हैं सिक्स्थ फैक्ट के बारे में, यानी जेल सिंह जी के बारे में, जो कि सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और वह भारत के सबसे पहले सिख प्रेसिडेंट बने। अब बात करते हैं सेवेंथ फैक्ट के बारे में, जो है रामास्वामी वेंकटरमन जी। वो भारत के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 4 PM के साथ काम किया था। ही वर्कड अंडर 4 PM, विथ 4 PM रेदर आई शुड से, और उन्होंने 3 PM को अपॉइंट भी किया था। BP सिंह जी, चंद्रशेखर जी और PV नरसिम्हा राव जी को उन्होंने अपॉइंट किया था। एट्थ फैक्ट के बारे में बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि हमारे देश के 9th प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने भी 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया था, और उनमें से 3 को उन्होंने अपॉइंट भी किया था। अब बात करते हैं 9th फैक्ट के बारे में, के रमन नारायण जी, जो कि हमारे देश के 10th प्रेसिडेंट बने, और वह भारत के सबसे पहले ऐसे दलित प्रेसिडेंट बने थे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बात जानने वाली यह है इनके बारे में, ये भारत के अभी तक सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड हैं। तो अब बात करते हैं 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि है APJ अब्दुल कलाम जी।
उनके बारे में। वह हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट है एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट टू सर्व द एंटायर टर्म हैं। अब बात करते हैं हम 11th फैक्ट्स के बारे में, जो कि है प्रणब मुखर्जी के बारे में, वो जो कि हमारे 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और वह भारत के सबसे पहले बंगाली थे जो कि प्रेसिडेंशियल सीट पे पहुंचे थे। अब बात करते हैं 14th प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में। ये भारत के सबसे पहले बीजेपी कैंडिडेट थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट आए थे ऑल 13th प्रेसिडेंट ऑफ देम वो कांग्रेस पार्टी के थे। उसमें से कुछ नॉन पार्टी भी थे, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन दिस इज़ द 14th प्रेसिडेंट जो कि रामनाथ कोविंद जी थे। वो भारत के सबसे पहले बीजेपी कैंडिडेट बने जो कि प्रेसिडेंशियल सीट को संभाले थे। अब हम बात करते हैं 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि आज हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। वह एक पहली ट्राइबल लेडी हैं जो कि इलेक्ट हुई हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली फैक्ट उनके बारे में जानने वाली यह है। और 14th फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में, वह भारत की सबसे पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं। ऐसी सबसे पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में जन्म लिया था। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट बने उन्होंने बिफोर द इंडिपेंडेंस ही बर्थ ले लिया था इंडिया में, लेकिन ये भारत की ऐसी पहली प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने भारत में इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जन्म लिया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या बोलता है द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो हमारा संविधान का आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। सो इट इज़ द आर्टिकल 52 फ्रॉम विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स पावर। तो आर्टिकल 52 तो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट करता है, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ पावर्स देता है। क्या? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स देता है देखते हैं। सबसे पहला, हमारे संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रेसिडेंट को दिया गया है और वह उसका प्रयोग स्वयं या किसी अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा कराया जा सकता है। और दूसरा, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन भी प्रेसिडेंट को सौंपा गया है। तो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैसे चुनाव किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? क्या आप और हम जैसे लोग वोट करते हैं? नहीं। तो मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी समझने वाली बात है। भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, भारत के प्रेसिडेंट हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल हैं। जिसका मतलब ये है कि आप और मैं हम जैसे लोग लाइन पे खड़े होकर जाके वोट नहीं देते, बल्कि हमारे चुने हुए एमपी और एमएलए उन्हें वोट करते हैं इसी हमारे बिहाफ में, जिसकी वजह से कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग टर्न है जो कि मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस शेयर एमपी एंड एमएलए ऑफ इंडियाज वोट नहीं करते। सारे एमपी और एमएलएज ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करते। पहली बात मैंने बताया कि एमपीज और एमएलए इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं पीपल ऑफ इंडिया को, सो दे वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन सारे हमारे इंडिया के सारे एमपीज एंड एमएलए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करते। और कौन कौन नहीं करते और कौन करता है, इसके बारे में थोड़े से विस्तार से बात करेंगे। और ये कहाँ पर मेंशन है? हमारा आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रोवाइड करता है क्या? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी टेक पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात जो है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है इलेक्टेड मेंबर्स। तो अब हम थोड़ा सा इसे क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि ये इलेक्टेड मेंबर्स की बात क्या की गई है। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस हैं, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, वेयर लोकसभा हैज़ सम इलेक्टेड मेंबर्स एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर। एट द सेम टाइम राज्यसभा हैज़ सम इलेक्टेड मेंबर्स एंड सम नॉमिनेटेड मेंबर्स। बट यहाँ के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो टेक पार्ट नहीं करते, रैदर ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये होगी पार्लियामेंट की बात। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स। ये देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें दो हाउसेस बनी हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। फॉर एग्जांपल ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। और बाकी कुछ स्टेट्स हैं जिसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। ठीक है,
तो जो जिस जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों ही टेक पार्ट नहीं करते हैं इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और जिस स्टेट में बाकी सारे स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसमें भी कुछ इलेक्टेड और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, तो उसके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स टेक पार्ट करते हैं इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे कौन कौन टेक पार्ट नहीं करता, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोक सभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दो स्टेट्स आर हैविंग एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे कि हमें पता है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली बट देयर मेंबर्स ऑल्सो डू नॉट टेक पार्ट एज ऑफ नाउ। दिस इज़ द क्लॉज। और अगर ये चेंज होता है तो हम इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे। चलिए गाइस, अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफिस के बारे में, क्या है वो देखते हैं। तो ये जो कि रिलेटेड है उसके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में, जो कहाँ से डिराइव करता है, आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है। आर्टिकल 56 जो हमारा संविधान का आर्टिकल 56 है वो क्या कहता है, जो प्रेसिडेंशियल टर्म होती है, जो प्रेसिडेंट ऑफिस की जो कार्यकाल होती है वो 5 साल की होती है, ये कहता है आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन समझने वाली, इंटरेस्टिंगली समझने वाली बात यह है कि 5 साल कब से शुरू होता है, एज सुन एज ही ज्वाइंस द ऑफिस, तो उस डेट से माना जाएगा अप टू 5 ईयर्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट का 5 साल कंप्लीट होने के बाद भी ही होल्ड्स द ऑफिस अंटिल द न्यू सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जब तक उसका नया सक्सेसर ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर लेता तब तक द प्रीवियस प्रेसिडेंट हैज़ टू होल्ड द ऑफिस। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है द प्रेसिडेंट की पोस्ट कभी भी खाली नहीं रह सकती। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन की। क्या प्रेसिडेंट एक व्यक्ति प्रेसिडेंट की सीट में ज्वाइन करने के बाद क्या वो रिज़ाइन कर सकता है, तो हाँ वो रिज़ाइन कर सकता है। ही कैन रिज़ाइन। अगर किसी व्यक्ति को रिज़ाइन करना है फ्रॉम द प्रेसिडेंट सीट तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा और वह रेजिग्नेशन विल बी कम्युनिकेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऐसा कहता है आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब बात करते हैं उनके रिमूवल की, लेकिन उनकी रिमूवल जो कि आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उससे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 57 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है अगर एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन चुका है, फॉर एग्जांपल ए हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो क्या वो वापस से अगले साल फिर प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या बन सकता है? द आंसर इज़ यस। अगर एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन चुका है तो तब भी वह दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकता है एंड देर इज़ नो लिमिटेशन अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। सो दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। अब थोड़ा समझते हैं उनकी क्वालिफिकेशन की। अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन दैट आर रिक्वायर्ड, और ये भी क्या हमारे संविधान में मेंशन्ड है? तो यस, आर्टिकल 58 डील्स विद द क्वालिफिकेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा, द एज लिमिटेशन दैट इज़ द मिनिमम एज इज़ 35 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल होना चाहिए। एंड फोर्थ, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब मैं समझाने वाला हूँ आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी पोजीशन गवर्नमेंट के अंदर जो कि ऑफिस होल्डर को किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन या एडवांटेज या बेनिफिट देती हो। और यह डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रेदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिफरेंट केसेस में ये जजमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन आपको समझने वाली एक बात ये भी है कि प्रेसिडेंट जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसमें द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपी एंड एमएलए, ये सब ऑफिसेस विल नॉट बी काउंटेड एज ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर या एमपी या एमएलए है, स्टिल ही कैन कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन दैट केस वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब हम समझते हैं लेकिन
अगर कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एमपी या एमएलए है और वह प्रेसिडेंट बन गया तो इस केस में क्या होगा उसके प्रीवियस पोजीशन के साथ, तो ये थोड़ा सा समझते हैं। इस केस में ऐसा माना जाएगा कि उसने अपनी प्रीवियस ऑफिस को वेकेट कर लिया है। कब से? एज सुन एज वो प्रेसिडेंट की ऑफिस में एंटर करता है एज ए प्रेसिडेंट, और ये सब कुछ मेंशन है आर्टिकल 58 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब बात करते हैं ओथ की। ओथ एंड एफर्मेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि मेंशनड है आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट का ओथ कौन करवाता है? तो प्रेसिडेंट का ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उनके बिहाफ में कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करवाते हैं। तो ये कहता है आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन कंप्लीट ओथ को भी प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट को कैसे उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है, विच इज़ बेटर नोन एज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी टेक्निकल है, तो उसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू से भी समझने की कोशिश करेंगे। एज पर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, वो सिर्फ केवल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। केवल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ही प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाया जा सकता है, और यह प्रोसेस किसी भी हाउस से इनिशिएट किया जा सकता है। जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट में हमारे दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस से ये प्रोसेस इनिशिएट करा जा सकता है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड दैट इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। और इसका चार्ज कैसे स्टार्ट किया जाएगा, अब थोड़ा सा समझते हैं। इसका चार्ज स्टार्ट करने से इसका चार्ज स्टार्ट होगा, सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एक हाउस से, फिर वो रेजोल्यूशन जाएगा दूसरे हाउस पे। जब वो दोनों रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा विथ ए मेजॉरिटी, देन ओनली द प्रेसिडेंट विल बी डीम्ड टू बी इम्पीच। लेकिन उस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले एक प्रायर 14 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी। थोड़ा सा अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो ग्राउंड है दैट इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। फॉर एग्जांपल, अब हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले लोकसभा में प्रोसेस को स्टार्ट किया। तो लोकसभा में प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें एक नोटिस देना पड़ेगा दैट मस्ट बी साइंड, वो साइंड होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये है मेजॉरिटी जो कि नोटिस को साइंड करी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस अभी है 550, तो 1/4 ऑफ 550 जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनता है 137.5, और उसको अगर राउंड अप करते हैं तो लगभग 138 मेंबर साइंड करने चाहिए इस नोटिस को। एंड अगर हम वही से एट द सेम टाइम राज्यसभा की बात करें, अगर हम प्रोसेस को राज्यसभा से इनिशिएट करना चाहते हैं तो दैट नोटिस मस्ट बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये मेजॉरिटी चाहिए 1/4 ऑफ राज्यसभा जो कि 250 है। तो ये जब हम इसको 250 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये आता है 62.5, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 63 वोट्स होने चाहिए, दैट इज़ साइंड होने चाहिए इस नोटिस को। उसके बाद क्या होगा, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में अगर ये नोटिस साइंड हो चुका है तो आफ्टर 14 डेज एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा आइदर इन लोकसभा और इन द राज्यसभा। अगर ये प्रोसेस लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो क्या मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ लोकसभा दैट इज 550। सो व्हेन वी विल डिवाइड इट वी विल गेट द आंसर एज 366.6, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 367 वोट्स चाहिए रेजोल्यूशन को। जैसे ही ये रेजोल्यूशन लोकसभा से पास होता है तो वही रेजोल्यूशन फिर जाता है राज्यसभा में, एंड राज्यसभा को फिर उसको पास करना होता है यूजिंग 2/3 ऑफ द जो मेजोरिटी चाहिए वो है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट इज 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा इज 250। So upon dividing we will get 166.6, approximately 167 votes, तभी जाके प्रेसिडेंट इम्पीच होंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हमने समझा कि प्रेसिडेंट्स का इम्पीचमेंट कैसे होता है, लेकिन इस प्रोसेस में एक डाइकोटॉमी है, इसे भी थोड़ा सा समझते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो डाइकोटॉमी क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वो दोनों रिमूवल प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट में टेक पार्ट करते हैं, लेकिन जबकि उन्होंने इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में टेक पार्ट नहीं किया था। एंड एट द सेम टाइम
जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के हैं, दे ऑल्सो नेवर टेक पार्ट इन द रिमूवल प्रोसेस, जबकि उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में टेक पार्ट लिया था. सो दिस इज द डाइकोटॉमी दैट एग्जिस्ट इन द इलेक्शन एंड इन द रिमूवल प्रोसेस, जो कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए. सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. स्टे ट्यून्ड. हैव अ गुड डे. जय हिंद.